खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी पीसीएस की पहली क्लास, जो हमने पीसीएस का बैच स्टार्ट किया है, उसकी पहली क्लास हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास किया, जिसमें मैंने आपको पूरी रणनीति बताई थी कि हमें तैयारी करनी कैसे है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लास ज़रूर देखा होगा। तो आज से हम इस कारवां की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो यात्रा होगी उसमें सिर्फ मेरा काम नहीं है कि मैं अपना काम करता जाऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ और आप सिर्फ आएँ, क्लिक बिट करें और चले जाएँ। ऐसे नहीं निकलेगा यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस निकालना है या दुनिया की कोई भी परीक्षा पास करनी है तो आपको लगन से काम करना होगा, मेहनत से काम करना होगा, जुड़ना होगा एक बार तभी हो पाएगा। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आप इस बात को भली-भाँति समझते होंगे और अगर नहीं समझते हैं तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी हमेशा, कभी आपके पास नहीं आएगी, यानी कि आप सफल नहीं हो पाएँगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि मेहनत स्टार्ट करिए। प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई कीजिए। जो क्लास मिले उसे देखिए, उसे रिवाइज़ करिए और उसके अलावा मैंने कहा था कि रेफ़रेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, किताबों से दोस्ती करने की ज़रूरत है। महबूबा के इश्क में मत पड़ो यार, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि बस 2 से 3 साल दे दो अपने इस ज़िंदगी को ना, उसके बाद में सब आपका सलाम ठोकेंगे। कह रहे हैं ना कि 25 से 26 साल की उम्र के बाद में ना आपसे कोई बात करने नहीं आएगा। कहीं न कहीं तो शादी हो ही जाएगी, उसके बाद में वही ज़िंदगी का नखड़ा। अगर सफल बनना है, अगर आपको इस समाज को दिखाना है कि नहीं है मेरे में, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो कृपया करके सब कुछ दुनियादारी छोड़-छाड़ के पढ़ाई में लग जाइए और एक बार सफल हो जाएँगे ना, तो सब कुछ मिलेगा। शादी भी अच्छी होगी, लड़की भी अच्छी होगी और बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। ठीक है ना? तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि आप जिस लेवल की मैं मेहनत आपसे चाहता हूँ वो करेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। और हाँ, संसाधन के अभाव में कोई विद्यार्थी अब ये नहीं कहेगा कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ फ्री है, पूरी कोचिंग आपके लिए फ्री है, सब कुछ फ्री में पढ़िए। ये पीडीएफ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इसको भी मैं फ्री में आपको उपलब्ध करवाऊँगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना होगा, वहीं पर आपको ये सारे पीडीएफ मिलेंगे। अब आते हैं अपनी क्लास पर। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना? और एक तरफ से उसे हम पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। तो आते हैं अपने पहले चार्ट पर, जहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। हमारी हेडिंग आपको दिख गई होगी, पनौती पुर्तगाली। पनौती पुर्तगाली क्यों लिखा? सिर्फ पुर्तगाली लिखने से काम चल सकता था? पनौती शब्द हमारे इंडिया में, या आप भी इस बात को समझते होंगे, खासकर हिंदी पट्टी के लोग, पनौती उसको बोलते हैं ना जिसके आने से धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लगती हैं, यानी कि उसके प्रेजेंस से ही चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो भारत पर गुलामी का जो दाग लगा ना, उसकी पहली पनौती पुर्तगाली थी। इसीलिए मैंने हेडिंग को ही पनौती पुर्तगाली लिखा, ताकि आपके दिमाग में वो याद रह सके, बना रह सके। यहाँ पर आप देखेंगे, ये वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है। ये है आपका आर्कटिक ओशियन और ये है आपका अटलांटिक ओशियन। ये है आपका पैसिफिक, पैसिफिक दो तरफ आपको दिखेगा। ये है हम जो है इंडियन ओशियन और ये है हमारा प्यारा भारत। और ये है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को भी बहुत जल्द ही एक जो है नाम दिया गया सदर्न ओशियन का। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है ना? अब बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो पुर्तगाली भारत में कैसे आए, क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ उन्होंने किया, सब कुछ करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? आपको ये पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आता है। और कैसे आता है, कौन से रास्ते से आता है? ये है आपका पुर्तगाल। ये जो है, ये आपका पुर्तगाल है, जहाँ पर ये रेड आपको दिख रहा है, ये पुर्तगाल है, ठीक है ना? अब पुर्तगाल से अगर भारत आना है ना, ये है आपका प्यारा इंडिया। तो एक तो रास्ता ये हो सकता है स्थल वाला, लेकिन इस रास्ते पर यहाँ बीच में ना इस्लामिक शक्तियाँ एकदम बहुत मजबूत थी। ये जो पूरा इलाका था ना, इस्लामिक शक्तियाँ यहाँ पर बहुत मजबूत थी और इनकी फटती थी इनसे। इनकी हिम्मत नहीं थी कि इधर चले आएँ। और ये भाग क्यों रहे थे? वास्को डिगामा हो,
कुक हो, ये लोग या तस्मान हो, ये लोग क्यों भाग रहे थे यूरोप से? इसके पीछे का रीज़न थोड़ा-सा समझते हैं और वहीं से आप ये समझ पाएँगे कि जो वास्को डी गामा इंडिया पहुँचा, वो सी रूट से क्यों आया और वो वास्तव में भारत के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में क्यों पहुँचता है, इसके पीछे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको पहले समझते हैं। एक शासक हुआ शाह मोहम्मद फ़तेह, एकदम दमदार, खतरनाक शासक। शाह मोहम्मद फ़तेह ने ये जो पूरा इलाका है, ये टर्की और ये पूरा इलाका आपको दिख रहा है ना, ये पूरा इलाका, ये जो पूरा इलाका है, ये बैजेंटाइन साम्राज्य हुआ करता था। क्या? बैजेंटाइन साम्राज्य। एक शासक हुआ शाह मोहम्मद फ़तेह ने सबको एकदम से तहस-नहस कर दिया मात्र 21 साल की उम्र में और स्थापित कर लिया ऑटोमन साम्राज्य। वही ऑटोमन साम्राज्य जिसकी बात अ, तैयबुल अर्दोगन करते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति। वो कह रहे हैं कि हम फिर से ऑटोमन बनाएँगे। ठीक है, बहुत सीरियसली मत लेना उस बात को। ठीक है ना? जो धार्मिक आधार पर मेंटल हो जाए ना, उसका बहुत सीरियस लेना की जो है बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शाह मोहम्मद फ़तेह के बारे में बात करते हैं। शाह मोहम्मद फ़तेह ने इस पूरे इलाके पर ना ऐसा कब्ज़ा किया कि इनको खदेड़-खदेड़ के मारा और जो ईसाइयों को ना एकदम से भगा दिया। अब इनको ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पर पुर्तगाल आप देखेंगे ना एकदम बगल में ही पड़ता है। तो इनको लगा भैया यहाँ से निकलो, कहीं और अपना सत्ता स्थापित करो, नहीं तो ये तो मारेगा, बहुत पीटेगा। और ये जो इस्लामिक सत्ता के लोग थे ना, शाह मोहम्मद फ़तेह ने तो उसको पता कर लिया। उसके बाद के जो परिवर्तित शासक हुए, वो मदिरा में और इन यूरोप की प्यारी-प्यारी लड़कियों के चक्कर में फँस गए और उसके बाद में इन यूरोपियों ने धीरे-धीरे इनका पर कतरना स्टार्ट किया। और आपको याद होगा क्या महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्यों किया था? क्योंकि यही जो पूरा ऑटोमन साम्राज्य है ना, इसको खंड-खंड काटा किसने? इन यूरोपियों ने और कमाल मुस्तफ़ा को तुर्क का राष्ट्रपति बना दिया और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी। ठीक है ना? तो बात वहाँ तक पहुँची है, लेकिन हमें कहाँ बात पहुँचानी है? वास्को डी गामा तक। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के कालीकट में पहुँचता है, ये वाला स्थान, दक्षिण-पश्चिम का स्थान कालीकट पहुँचता है। तो वो क्यों वहाँ से भागा? ये यूरोपीय लोग क्यों खोज कर रहे थे? कोलंबस अमेरिका गया, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया को ढूँढते हैं, तस्मान न्यूज़ीलैंड को ढूँढता है, वास्को डी गामा भारत को खोजता है। क्यों? क्योंकि शाह मोहम्मद फ़तेह ने सबकी लाल कर दी थी और वहाँ से ये भगे कि चलो कहीं और अपना उपनिवेश बनाते हैं और ये वहाँ से फिर निकलते हैं अलग-अलग चीज़ों को ढूँढने के लिए। तो यहीं से कोलंबस निकलता है और कोलंबस कहाँ पहुँच जाता है? वो अमेरिका पहुँच जाता है, इस वाले रीजन में पहुँचता है। खोजने निकला था भारत को, सोने की चिड़िया भारत, लेकिन पहुँच गया बेचारा कहाँ पर? अमेरिका में पहुँच गया और बोला कि यही भारत है। अब बाद में उसको पता चला कि भारत कहीं और है, ये वास्को डी गामा यहाँ पुर्तगाल से निकलता है अटलांटिक ओशियन होते हुए, ये केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना? केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से लोग आगे पार नहीं कर पाते थे। यहाँ से आगे लोग नहीं जाते थे, लेकिन वास्को डी गामा यहाँ से आगे गया और इसमें मदद किया एक गुजराती ने। गुजरातियों का बड़ा रोल है ना, जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, उसके इतिहास में गुजरातियों का रोल बहुत तगड़ा है। वो चाहे इतिहास की बात हो या वर्तमान की बात हो, बहुत सारा रोल है। तो पुर्तगाली लोग यहाँ से निकले अटलांटिक ओशियन से और पुर्तगाली लोग क्या वास्को डी गामा निकलता है अटलांटिक ओशियन होते हुए केप ऑफ गुड को पार करके ये इंडियन ओशियन में प्रवेश करता है। ये है आपकी हार्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग, यहाँ से होते हुए ये कालीकट पहुँचता है और इस मामले में इसकी मदद कौन करता है? इब्न मजीद नाम का एक गुजराती, और वो इसे पहुँचाता है कहाँ पर? भारत के इस वाले तट पर। 20 मई 1498 को यहाँ पहुँचता है और जब पहुँचता तो जमोरिन एक हिंदू शासक भव्य स्वागत करता है, आइए आइए हमें लूटिए, आइए और हमें लूटिए। उस वक्त के जो राजा थे ना, उनके दिमाग में आइडिया ऑफ इंडिया थोड़ी था, उनके दिमाग में ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं था। उनके दिमाग में छोटे छोटे राज्य होते थे कि ये मेरा है वो तेरा है और उसमें लड़ाई लड़ते थे। कोई भी बाहर से आए, पैसा मिल रहा है, दूसरे को ठोक दो। तो उनके दिमाग में आइडिया ऑफ इंडिया नहीं था। और एक बात सत्य है कि अंग्रेज अगर भारत में ना आए होते तो आइडिया ऑफ इंडिया कभी बन ही नहीं पाता। पर अब अगर बनता भी तो पता नहीं कैसे बनता, क्योंकि उन्हीं के आने से उन्होंने पहले भारत को एकजुट किया और जब वो एकजुट हो गया तभी हमने उनसे छीना और उसके बाद में जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया है, पूरा भारत का जो आप एक स्ट्रक्चर देख पाते हैं ना, ये बन करके तैयार हुआ। तो ये पुर्तगाली पहुँचते हैं, वास्को डी गामा कहाँ पे पहुँचता है? कालीकट पे पहुँचता है और यहाँ पहुँचने के बाद में काली मिर्च का व्यापार करता है। किसका? काली मिर्च का व्यापार करता है। ये जो पूरा रीजन है ना पश्चिमी घाट वाला, यहाँ पर मसाले बहुत पाए जाते हैं, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग,
भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इन मसालों की पूंछ बहुत ज़्यादा थी कहाँ पर, यूरोप में। ये यहाँ पर आया, काली मिर्च लेकर के गया और यहाँ जब पहुँचा तो 60 गुना मुनाफा कमाया। कल्पना करिए, 60 गुना मुनाफा कमाया और उसके बाद में जितने ये थे ना यूरोप वाले पगला गए, अरे भाई साहब वहाँ पर तो इतना पैसा है, चलो वहाँ से लेकर के आते हैं। और उसके बाद में इन लोगों ने अपना दिमाग यहाँ पर लगाना स्टार्ट किया। तो ये है कहानी वास्को डी गामा के भारत पहुँचने की। आगे देखते हैं, नीला जल योजना संबंधित है। नीला जल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दी अल्मीडा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है डोप्ले रॉबर्ट और चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो आपको बताना है कि नीला जल योजना, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, इसका संबंध किससे है? तो जब यहाँ पर वास्को डी गामा पहुँच जाता है, उसके बाद में जब लौट करके जाता है, पुर्तगालियों को लगता है अरे बहुत सारा पैसा वहाँ पर, यानी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि चलो वहीं पर अपना कुछ जुगाड़ बनाते हैं। तो हुआ क्या कि डी अल्मीडा को पहला गवर्नर जनरल या वायसराय बना करके पुर्तगाल का भारत में भेजा गया। कब? 1505 ईस्वी में। ठीक है, 1505 ईस्वी में ये पहला गवर्नर बन करके आता है और ये 1509 तक गवर्नर रहता है। तो ये आता है और उससे पहले एक जो है संबंध स्थापित हो जाता है पुर्तगालियों के बीच में और इंडियंस के बीच में। 1503 में ही अल्बुकर्क आकर के यहाँ पर कोचीन में एक जो है फैक्ट्री की स्थापना करता है जो कि पुर्तगालियों की होती है। लेकिन उस वक्त अल्बुकर्क वायसराय नहीं था, वो बस एक स्क्वाड्रन लीडर के रूप में आया था, यानी कि एक योद्धा के रूप में, एक युद्ध का नेतृत्वकर्ता के रूप में वहाँ पर आता है। ठीक है ना। तो नीला जल योजना किसका है? अल्मीडा का है। अल्मीडा जब यहाँ पर वायसराय बन करके आया तो हिंद महासागर, ये जो पूरा ओशियन है ना, इसमें इसने व्यापार करने के लिए बोला कि हम शांति की नीति अपनाएंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति अपनाएंगे और हम व्यापार करेंगे। तो ये नीति किससे संबंधित है? दी अल्मीडा से संबंधित है। 1505 में फ्रांसिस अल्मीडा 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है ना, अंजी देवी और कन्नूर। एक यहाँ पर सवाल कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले किस दुर्ग का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले कोचीन दुर्ग का निर्माण होता है और उससे निर्माण कौन करवाता है? अल्बुकर्क करवाता है, लेकिन वो उस वक्त वायसराय नहीं होता है। अल्बुकर्क वायसराय कब बनता है? 1509 के आसपास बनता है, तब तक रहता है अल्मीडा। लेकिन निर्माण किसने कराया था? उसी ने करवाया था। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि अल्बुकर्क आता है 1509 में और उसके बाद में अल्बुकर्क विजयपुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन करके प्रथम यूरोपीय सत्ता का भारत में स्थापना करता है। ये जो रीजन है, ठीक है ना, गोवा, आपने देखा होगा मैप में, गोवा पर वो क्या करता है? अपना अधिकार स्थापित करता है। ठीक है ना। तो आदिल शाह से गोवा छीन करके अल्बुकर्क वास्तविक सत्ता की स्थापना करता है, कहाँ पर? भारत में। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी, बाकायदा मैं मैप में दिखा करके उसको समझा भी रहा हूँ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री यात्री और देश। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, पीसीसी में ऐसे सवाल आते भी हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने किसकी खोज की? गलती से खोज की अमेरिका की। कहाँ का रहने वाला था ये स्पेन का रहने वाला था। कहाँ का? स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक, ये कहाँ थे? ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान, जो कि हॉलैंड का रहने वाला था, इसने तस्मानिया की खोज की और न्यूजीलैंड की खोज की। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि भारत के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये है जो है एक मिलान था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किन यूरोपीय शक्तियों ने सर्वप्रथम भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, समुद्री रास्ते से आए, क्योंकि स्थल मार्ग पर किसका डेरा था? इस्लामिक शासकों का डेरा था, उधर से वो आ ही नहीं सकते थे और उन्हीं के भगाए जाने से लोग रास्तों को खोज रहे थे। तो कुल मिलाकर के पुर्तगाली आए और इन्होंने समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन से हो जाएगा? पुर्तगाली से हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मैंने बताया ना कि वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है, जो कि जो है गोवा पर अपना अधिकार करता है, वो वास्तविक शासक है। तो अल्बुकर्क वास्तविक शासक होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करके फिर हम पुर्तगाल को पूरा समाप्त कर लेंगे। और ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।